हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस से अब तक तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुके होंगे क्योंकि फ्री स्टडी जोन के अंडर काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको कोई हम लोग एक एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए एक सीरीज में चल रहे हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर की बहुत ज़्यादा अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, इसका वीडियो लेक्चर पहले मिल जाता, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हुए हम लोग स्किप ऑन करके कोई पर्टिकुलर नए चैप्टर का वीडियो पहले अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस। तो पार्ट वन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में सब कुछ देख लिया था कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, उसको मूव कराने में कुछ वर्क हो रहा है, तो वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। एक कोई पर्टिकुलर डाइपोल है, उसको यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो वो डाइपोल रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। वर्क जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने इतना चीज देखा था। अब अभी तक क्या था कि हमारे पास सिंपली चार्जेस थे, सब अलग अलग चार्जेस थे, हम लोग ये कंसिडर करके चलते थे। अब हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो बॉडीज जिनके पास मोबाइल चार्जेस होते हैं। मोबाइल चार्जेस का मतलब होता है, मोबाइल का मतलब विच वो चार्जेस जो कि मूव करने के लिए फ्री हो। मतलब अगर कोई चार्ज है वो मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कोई जो बॉडी उस उन तरह के चार्जेस को कंटेन करती है, होल्ड ऑन करती है, उसको बोला जाता है कंडक्टर्स। अब कोई एक कंडक्टर है तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। कोई एक कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जितने कंडक्टर पे जो चार्जेस होंगे हमारे कुल मिला के वो सरफेस पे होंगे। पहला पॉइंट सबसे सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। एट द surface of a charged conductor, electric field must be normal to the surface at every point. अगर यहाँ पे हमारा मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ग्रेटर दैन जीरो है, और एक पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लेस दैन जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पे होती है वो नॉर्मल होती है। मतलब कुछ ऐसे नेगेटिव चार्ज है तो टर्मिनेट कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी? रेडियली आउटवर्ड। अगर हम देखें यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर कोई मतलब सरफेस पे हमारे मोबाइल चार्जेस होते हैं, अगर सरफेस पे मोबाइल चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट इसके टैंजेंट के अलोंग होता, तो जाहिर सी बात है अगर कोई एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। उस फोर्स लगने की वजह से वो चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगता है। तो यहाँ पे चार्जेस को रेस्ट पे रखने के लिए कि चार्जेस के ऊपर कोई भी टैंजेंशियल डायरेक्शन में, टैंजेंशियल मतलब अलोंग द सरफेस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ना लगे मोबाइल चार्जेस के ऊपर, यहाँ पे टैंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है कि चार्ज कंडक्टर है, इसका मतलब सारे चार्जेस कहाँ होंगे? सरफेस पे होंगे। सरफेस पे होंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होगी। सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो नॉर्मल होगी हर पॉइंट पे, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? इट विल डिपेंड अपॉन कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ग्रेटर दैन जीरो होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, वो लेस देन जीरो होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? थर्ड पॉइंट है द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन मतलब हुआ कि अगर हमारा ये कंडक्टर है, इसके अंदर कोई भी
स्टैटिक सिचुएशन का मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके अंदर देयर विल बी नो एक्सेस चार्ज, मतलब इसके अंदर एक्सेस चार्ज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस चार्ज जीरो नहीं होता तो कहीं ना कहीं पे चार्ज जो है वो कलेक्ट हो रहा होता, और एक ऐसा जोन होता जहां पॉजिटिव चार्ज होता, दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज होता, और चार्ज डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती। यहाँ पे जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कोई भी एक्सेस चार्ज होने की बात ही नहीं आती है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। मतलब एक चीज और, इस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। शायद ये लास्ट लेक्चर में मिस हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर किसी भी चीज के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डिफरेंशिएशन जीरो आता है। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, देयर इज नो एक्सेस चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कि कंडक्टर के वॉल्यूम में हम कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होगा। अब कोई भी चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सरफेस पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम किसी और स्पेस में बात करेंगे तो चेंज करेंगे इसको, परमिटिविटी ऑफ मीडियम से सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी भी पर्टिकुलर जगह पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब है कि वहां पे पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब हो गया कि अगर हमें किसी जगह पे किसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करना है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी नहीं होगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे कि एग्जांपल था होता है कि थंडर स्टॉर्म के टाइम क्या होता है कि अगर आप बाहर कहीं घूम रहे हैं और अचानक से बिजली चमकने लगे तो उसको उस समय पे क्या करते हैं लोग क्या करते हैं कि प्रेफर करते हैं कि वो कार के अंदर ही रहें। क्यों? क्योंकि कार की बॉडी क्या करती है? कार की बॉडी एक शील्ड की तरह काम करती है, और उस शील्ड की वजह से क्या होता है कि कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। कार के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब पोटेंशियल कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है हमारा तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तब तक चार्ज का मोशन नहीं होता है। कि अगर यहाँ पे V1 पोटेंशियल है, यहाँ पे V2 पोटेंशियल है, तो कभी भी चार्ज का मोशन नहीं होगा। करंट को मूव करने के लिए देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स। इसी वजह से ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर वायर रखा हुआ है और उसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो कराने के लिए हमें वायर के एंड से एक बैटरी जोड़नी पड़ती है। अगर हम वो बैटरी जोड़ते हैं, V वोल्ट की बैटरी को जोड़ते हैं, तभी वायर के एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है, और उस एस्टैब्लिश्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वायर में करंट का मोशन होता है या चार्ज का मोशन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या हुआ कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की वजह से जो पोटेंशियल था वो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट पोटेंशियल होने की वजह से चार्ज या करंट का कोई भी मोशन नहीं हुआ और हम लोग सेफ रहेंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में। ये 6 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट डाउन करने पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स लिखने को आया तो आप ये 6 पॉइंट्स लिखेंगे।
अलॉन्ग विद दैट कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स नहीं लिखने को आता है, माइट बी पॉसिबल कि एक आध पॉइंट ले लिया जाए और पूछा जाए कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। कि मान लीजिए पूछा जाता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, जो कि चौथा पॉइंट है, हम लोगों ने इस पॉइंट को देख लिया है। तो कुल मिला के हम लोगों ने ये देखा कि अगर एक कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, देयर विल बी नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। आगे मूव ऑन करते हैं। अब आगे बात आती है कि ठीक है, कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर चार्ज था, कंडक्टर के ऊपर चार्ज था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, उसके अंदर कुछ पोटेंशियल था, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी। उस कंडक्टर ने कुल मिला के कंडक्टर ने चार्ज को स्टोर किया। अब अगर कंडक्टर ने चार्ज को स्टोर किया तो एक कोई कंडक्टर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कंडक्टर कितना बड़ा है, मतलब क्वांटिटी, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज अ पर्टिकुलर कंडक्टर और अ पर्टिकुलर बॉडी कैन होल्ड। वो डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द कंडक्टर क्या है, शेप ऑफ द कंडक्टर क्या है, प्लस मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्या है, कंडक्टर किस तरह के मटेरियल से मिलके बना हुआ है। हो सकता है कि वो मटेरियल जो है वो प्लास्टिक हो, प्लास्टिक होगा तो कभी भी कंडक्टर नहीं होगा वो, मतलब इट विल नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब अगले पे आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारे पास कोई सब्सटेंस था जिसके कुछ मॉलिक्यूल्स थे। जाहिर सी बात है, कोई एक सब्सटेंस रखा हुआ है तो ये, अब वो पोलर हो नॉन पोलर हो डजेंट मैटर, उसके अंदर क्या था, कुछ एटम से पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब रैंडम डायरेक्शन में अरेंज थे। ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर कवर करेंगे, तो ये सारी चीजें कवर अप होंगी वहां पे भी। तो कुल मिला के क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से हर एटम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो लेकिन क्या होता है कि हर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो रैंडम होता है, तो ओवरऑल क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। अब जैसे ही इस पोलर मॉलिक्यूल को, मतलब इस पोलर सब्सटेंस को उठा के हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, हर नेगेटिव चार्ज पे भी एक फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जो सारे हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, कुछ ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या बोला जाएगा कि जो मॉलिक्यूल था वो अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल कैसा हो गया, मॉलिक्यूल हमारा हो गया पोलराइज। पोलराइज का मतलब क्या हुआ कि अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सेट हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज राइट एक साइड, सारे नेगेटिव चार्ज एक साइड। तो कुल मिला के क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये सब्सटेंस, ये क्या प्रोसेस क्या हुआ, इसको बोला गया पोलराइजेशन, और ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज हो गया। अब अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम पोलराइज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने इसको पोलराइज कर दिया है तो मतलब ये हुआ कि अब वो चार्ज को होल्ड करने के केपेबल हो गया है। तो वहीं से आया टर्म डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना ज्यादा रख देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के हमने रखा स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में,
कि उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो अलाइन हो गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए, सेट हो गए, और उसकी वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर भी स्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हर डाइलेक्ट्रिक का एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डजेंट मैटर कि आप वो सब्सटेंस 1 ग्राम ले रहे हैं कि 1 kg ले रहे हैं, और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं। इतना नोट डाउन करिए, ये हमें बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम आगे यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक है ऐसे बोलेंगे, तो पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है और डाइलेक्ट्रिक को रखा क्यों जाता है। रखा क्यों जाता है, हाँ ये पॉइंट मिस हो गया, लेकिन ये अभी कवर होगा, मिस नहीं हुआ है। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, कैपेसिटेंस। जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंसेस, ये हमारा टॉपिक है, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंसेस। मान लेते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। सबसे पहले कैपेसिटर और कैपेसिटेंसेस, कोई एक बॉडी है विच इज एबल टू होल्ड सम चार्ज। अगर कोई एक कंडक्टर है जिसके अंदर जिसकी कैपेबिलिटी है कि हाँ वो कुछ चार्जेस को स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है अपने पास, तो उसको बोला जाता है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर कैपेसिटर मतलब, और फिर हर एक कंडक्टर की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। वैसा नहीं है कि कोई बॉडी है छोटी सी है और उसके ऊपर बोला जाए कि वो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, कर सकती है, तो वो कंडक्टर विच आर एबल टू स्टोर चार्जेस उसको बोला गया कैपेसिटर। अब कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस को बोला गया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्या है ये, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब कोई भी बॉडी है वो आइदर चार्ज हो या न्यूट्रल, डजेंट मैटर। हमारे पास एक बॉडी थी, ठीक है, इसको हमने क्या किया, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। पोटेंशियल डिफरेंस, हमने इस बॉडी को पोटेंशियल डिफरेंस दिया। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर चार्जेस का मोशन शुरू होगा। चार्जेस का जैसे ही मोशन शुरू होगा ये चार्जेस को स्टोर करने लगेगा। इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होने लगेगा, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होने लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या हुआ, जैसे ही चार्जेस का अक्यूमुलेशन हुआ, क्या हुआ, अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस जैसे ही अक्यूमुलेट होना शुरू हुए, अब बात आती है कितना चार्ज अक्यूमुलेट होगा। वैसा तो है नहीं कि पोटेंशियल हम बढ़ाते चले जाएंगे चार्ज स्टोर होता चला जाएगा, हर चीज का एक सैचुरेशन लेवल होता है। तो इस बॉडी पे जितना चार्ज स्टोर होगा इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि हम कितना पोटेंशियल दे रहे हैं। जितना ज्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो यहां से जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है C, इसी को बोला जाता है कैपेसिटेंस, और यूनिट होती है, यूनिट ऑफ C इज नथिंग बट फैरड। यूनिट ऑफ C इज फैरड। कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या आएगा, Q अपॉन V का डायमेंशन। अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W बाय Q। यहाँ पे अगर रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में W होगा। Q इज इक्वल टू IT मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर, और वर्क का फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर डायमेंशन निकालना नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, डायमेंशन की वीडियो जल्द अपलोड होगी। कुछ ये आएगा, मिस्टेक होगी तो आप लोग करेक्ट तो कर ही सकते हैं। M-1 L-2 T4 A2, ये हो गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंडक्टर कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अब अगर कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस R है, इसकी कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R
फैरेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये फॉर्मूला स्किप हो जाता है या मिस हो जाता है और न्यूमेरिकल इस पे आ जाता है। तो सी क्या होता है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जितना बड़ा कंडक्टर मतलब जितना ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि हाँ कोई भी तरह की बॉडी थी उसको उठाया हमने, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस पे फोर्स लगा, चार्जेस ऑपोजिट एंड पे अक्यूमुलेट होने लगे और अक्यूमुलेशन की वजह से वो चार्जेस को होल्ड करने लगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेट्स थी सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस d, उनको पोटेंशियल दिया गया, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, अब इनका कुछ ओवरलैपिंग एरिया होगा। ओवरलैपिंग एरिया एज इन कि हो सकता हो प्लेट्स ऐसे हो तो एरिया सिर्फ इतना लेंगे हम, हो सकता हो प्लेट्स हमारी ऐसे हो तो एरिया कितना लेंगे, जो ओवरलैपिंग एरिया है उतना ही लेंगे। मतलब दोनों प्लेट के बीच में जो एरिया ओवरलैप कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ है तो नहीं, चार्ज कैसे इधर से इधर जाएगा, जितना ओवरलैपिंग एरिया होता है उतने पे ही चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स थी सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस d विद ओवरलैपिंग एरिया a। ओवरलैपिंग एरिया जो है इसका वो है a। मान लेते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ओवरलैपिंग एरिया भी आ गया, ये भी आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। मान लेते हैं तीन पॉइंट्स, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट राइट साइड, एक पॉइंट सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज, याद हो अगर तो शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव E1, मान लेते हैं ये फर्स्ट सरफेस, सॉरी ये A प्लेट है, ये B प्लेट है। पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, ये इधर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, EB इधर हो गया। तो कुल मिला के E1 में क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया 0। सिमिलरली सेकेंड सरफेस पे जब निकालेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, ये इधर होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, EB इधर होगा। बात आती है कि डिस्टेंस, तो याद होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था गॉस थ्योरम से, पैरेलल प्लेट सॉरी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो E2 सेकेंड पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। अब बात आती है थर्ड पॉइंट पे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, ये इधर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, EB भी इधर। मतलब दोनों प्लेट के बीच में जो भी रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के जो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब बीच के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, ए क्या है ओवरलैपिंग एरिया, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। ये आ गई कि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेटअप हो गई, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल होगा, दोनों के प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लाके हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, substituting the value of E from equation number 1 to equation number 2, ये आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि Q is equals to CV, पढ़ा था अभी प्रीवियस प्रूफ में,
तो प्रीवियस प्रूफ और मैं जो पढ़ा हमने और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, मतलब जितना ज्यादा एरिया ओवरलैप करेगा उतना ज्यादा उसकी कैपेसिटी, और प्लेट्स जितनी ज्यादा दूर रखेंगे हम दोनों प्लेट्स के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम कैपेसिटी होगी। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फैराड यूनिट, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मान लीजिए कि एक डाइलेक्ट्रिक लाके रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक रखने का मकसद क्या होता है, तो इंक्रीज द कैपेसिटी, हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। ये सारी चीजें तो क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ दोनों प्लेट्स के बीच में होगी और दोनों एंड पे कुछ नहीं होगी। अब अगर हम यहाँ पे लाके डाइलेक्ट्रिक रखें, मान लेते हैं कि टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक, मतलब एक इंसुलेटर लाके रखा गया हमने, एक इंसुलेटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और इसकी थिकनेस कितनी है, टी है। अब जस्ट बिकॉज हमने इंडक्शन पढ़ा है इसके ऊपर चार्ज तो रहा ही होगा, लेकिन इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज की वजह से अब यहाँ पे अगर प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस होगा और उस चार्ज की डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा पी, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ऑपोजिट इधर प्लस सिग्मा पी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे पूरा का पूरा रीजन वैक्यूम वाला होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल हम लोगों ने देखा V नॉट क्या था, E नॉट इंटू डी, ये देखा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब यहाँ पे हमने देखा कि नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो टर्म आया वो क्या है कि इधर से जो चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये आ गया हमारा नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा माइनस सिग्मा पी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि पहले से प्लेट पे कितना चार्ज रखा हुआ था, तो ये यहां से आता है सिग्मा अपॉन के के बराबर, 1 अपॉन के क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमने पहले वैक्यूम के केस में निकाल लिया, उसके बाद जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था तो वहां पे हमने क्या निकाला, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि पहले से प्लेट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है। तो अब जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू ई डी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी और ये भी सेम चीज, दोनों चीज चेंज हो रहा होगा। तो E कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, V कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, नहीं, अब सिग्मा क्या लिखेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा P, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। के इंटू एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस प्रोडक्ट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी तक हम लोग सब कुछ फ्री स्पेस में लेके चल रहे थे, अब यहाँ पे कोई और मीडियम आ जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम ना होके दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया है। के एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया हमारा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ से ई भी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन, सॉरी यहाँ पे डी भी था, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये भी चेंज हो जाएगा। ई आ गया, अब नया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नया पोटेंशियल, ये दोनों चीज आ गया। इसको लिखा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या तो बोल लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी, ई एप्सिलॉन नॉट और फिर आर, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इतना नोट डाउन कीजिए, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। इतना नोट डाउन करने के बाद अब हमें ये पता है कि यहाँ पे कौन सा रीजन, कुछ रीजन में वैक्यूम है और कुछ रीजन में ये डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है कैपेसिटी। अब यहाँ पे कैपेसिटी कितनी होगी ये निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगी, या कुछ ऐसे कह लें कि नेट पोटेंशियल,
वी नेट क्या होगा, एक तो वी नॉट जो वैक्यूम वाला था वो कहाँ पे लगेगा, डी में से टी हटा दिया जाए, वी नॉट डी माइनस टी डिस्टेंस पे लगेगा, और वी किस पे लगेगा, वी पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ टी थिकनेस पे लगेगा, वी टी। ठीक है, अब वी नॉट और वी में क्या रिलेशन है, वी नॉट है हमारा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और v क्या है, सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये आ गया v इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी वी नॉट अपॉन के। ये चीज आएगी, ये चीज समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं कि यहां से आया v इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन के, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। वी नॉट कॉमन लिया हमने, d माइनस टी, d माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आ गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स जब एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक बीच में इंसर्ट किया गया है। मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी सी थी, सी बी दी कैपेसिटी, और इसके ऊपर चार्ज स्टोर ये है। हमें ये चीज लेके आनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो जब हम लोग कैपेसिटेंस का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला डिराइव होगा, K क्या आता है, C अपॉन C नॉट, where C नॉट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लास्ट प्रूफ में प्रूव भी किया था। ये आ गया हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा वो कितना स्टोर होगा, क्यू, या चार्ज डेंसिटी ही देख लें, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। यहां से जब हम लोग, ये प्रूफ नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में खैर, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। तो यहां से कुल मिला के ये पता चला कि अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट कराते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसका प्रूफ, अगर कंप्लीट प्रूफ आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताना था कि अगर डाइलेक्ट्रिक बीच में इंसर्ट कराते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ जाता है, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। मेन मकसद इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं। अब ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस डी था और हमने दो डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कराया, दो अलग अलग है, इसका K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका K2, इसकी थिकनेस T1 और इसकी थिकनेस T2। तो अब यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस सारी थिकनेस का सम T1 प्लस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये तो कुल मिला के कंक्लूड ये कर सकते हैं हम लोग कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस समेशन ऑफ T प्लस समेशन ऑफ T बाय K, ये होता है नेट कैपेसिटेंस। हो सकता है कि बहुत सारे कैपेसिटर्स को इंसर्ट करा दिया जाए, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट किया जाए, तो ये जनरल फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए। ये हो गया हमारा कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराने पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। अब बात आती है कि अब बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, हो सकता है कि उन कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हो, मतलब कुल जो हम लोगों 10th में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा है वही सेम चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहला दो तरह के कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। अगर हम सीरीज में जाते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स को हम जोड़ लिए, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, फाइन। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होगा V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। जितना चार्ज इस बैटरी से निकलेगा वो सारे कैपेसिटेंस पे बराबर का पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि सब सीरीज में है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू क्या आएगा, C1 V1, Q इज इक्वल्स टू C2 V2
Q इज इक्वल्स टू C3V3, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया जा सकता है, V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C3। अब अगर हम लोग मान लें कि एक नेट कैपेसिटर लगा था, एक C इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसको ही हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है और तब इस पे ऊपर चार्ज आ रहा है Q। तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू Q इंटू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब जितना बैटरी से पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वो सारा पोटेंशियल इन तीन कैपेसिटर्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर यहां से सारी वैल्यूज को उठाकर सब्सटीट्यूट किया जाए, Q अपॉन C इक्विवेलेंट विल बी Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, मतलब 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जितने भी कैपेसिटर्स दिए होंगे सीरीज में लगे होंगे सबको ऐसे करके एड ऑन करते चले जाएंगे। जो हमारा ये चीज हमारा याद होगा तो रेजिस्टेंस में पैरेलल के केस में आता था, कैपेसिटर के केस में उल्टा होता है। तो जब भी बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो सीरीज में लगने पे क्या होगा, सारे कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज आएगा बट सब पे सबकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वोल्टेज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हो गया हमारा नेट कैपेसिटेंस निकालना जब हमारे सारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे। अब अगर हमारे सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा, कुछ ऐसा। अब पैरेलल में है तो सबको अलग अलग चार्ज मिलेगा, सारा चीज यहाँ पे चार्ज का है। कभी भी करंट नहीं लेके चलते इस चैप्टर में, करंट के लिए अलग चैप्टर बना दिया है। V है, इसके कैपेसिटेंस C1 C2 C3, इसके ऊपर Q3 चार्ज आया, इसके ऊपर Q2 चार्ज आया, इसके ऊपर Q1 चार्ज आया। सब कुछ जब पैरेलल में होता है तो हर ब्रांच को सेम पोटेंशियल मिलता है, ये पता ही होगा। Q1 अपॉन C1, V इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन C2, V इज इक्वल्स टू Q3 अपॉन C3। कुल मिला के क्या आया, Q1 इज इक्वल्स टू V इंटू C1, Q2 is equals to V into C2, Q3 is equals to V into C3। बैटरी से कितना चार्ज निकला था, Q डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q1 इधर चला गया, Q2 इधर, Q3 इधर। इसका नेट अगर बनाया जाए, एक C इक्विवेलेंट जोड़ा था, बैटरी V वोल्ट की लगी थी, इसमें से चार्ज निकला Q। तो यहां से क्या बोला जा सकता है, Q इज इक्वल्स टू V इंटू C इक्विवेलेंट। और Q क्या है हमारा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चार्ज क्रिएट तो कर नहीं सकते। कंबाइन करेंगे जब Vc1 प्लस Vc2 प्लस Vc3, V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और पैरेलल में जब बहुत सारे कैपेसिटेंसेस जुड़े होंगे तो उनका इक्विवेलेंट आएगा सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, डायरेक्ट सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस ऑफ द कैपेसिटर। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जब भी हमारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे या पैरेलल में जुड़े होंगे, जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस वाले का। 10th क्लास में रेजिस्टेंस वाला पढ़ा भी होगा और जो अब इस फ्री स्टडी जोन की सीरीज में हमारा अगला लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3rd चैप्टर ऑफ फिजिक्स, उसमें भी हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। अब बात आती है एनर्जी, लास्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्यों बोला जाता है, एनर्जी कब स्टोर होती है, जब चार्ज का मोशन होता है। मान लीजिए दो प्लेट्स थी, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज था, यहाँ पे हमारा Q डैश चार्ज था, यहाँ पे माइनस Q डैश चार्ज था, ठीक है। यहाँ से Q डैश चार्ज से हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा चार्ज डेल Q डैश निकालते हैं और वो डेल Q डैश चार्ज प्लस डेल Q डैश चार्ज को हम लोग इस प्लेट से उस प्लेट की तरफ मूव कराते हैं। क्योंकि चार्ज कैसे मूव होता होगा, अगर हमने इसको बैटरी से उठा के जोड़ा भी होता तो इस बैटरी से चार्ज निकलता और इसी सरफेस पे पहुंचता, फिर इस सरफेस से इस सरफेस पे चार्ज ट्रांसफर होता है, तभी दूसरी वाली प्लेट भी चार्ज होती है और सर्किट कह सकते हैं कि कंप्लीट होती है। अब अगर ये पर्टिकुलर चार्ज हम मूव करा रहे हैं तो मान लेते हैं कि V पोटेंशियल डिफरेंस हमने बैटरी को दिया है। जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W/Q, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो छोटे से चार्ज को मूव करने के लिए जो छोटा सा वर्क हो रहा होगा डेल W, वो क्या हो रहा होगा,
V इंटू डेल क्यू डैश। ठीक है, ये हो रहा होगा। अब हमारा काम है कि हम पूरे कैपेसिटर को क्यू चार्ज देना चाहते हैं, मतलब फाइनल हम चाहते हैं कि यहाँ क्यू हो और यहाँ पे माइनस क्यू हो। तो टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा, V इंटू डेल क्यू डैश को जीरो से, मतलब इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट पे कोई भी चार्ज नहीं था, जीरो से लेके क्यू तक चार्ज करना है। ठीक है, अब V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे क्यू डैश चार्ज था, क्यू डैश इज इक्वल्स टू सी वी, ये होता है V इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन सी। ये उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, V इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्यू डैश अपॉन सी। स्मॉल में इस वजह से लिख लिया हम लोगों ने क्योंकि ये सब कुछ स्मॉल में लेके चल रहे थे, फिर कंफ्यूजन होता है, सब कुछ स्मॉल में ही ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लेते हैं, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैपिटल में भी ले सकते हैं। ये आ गया। अब कैपेसिटर की कैपेसिटी तो कांस्टेंट होगी भाई, वो बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा, Q डैश इंटू डी क्यू डैश। अब ये जो डी क्यू डैश बचा, Q डैश इंटू डी क्यू डैश, इसको जब हम लोग सब्सटीट्यूट वो करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ जाएगा हाफ Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या, 0 से Q तक। तो एनर्जी वर्क कितना आ गया, 2C, ये सी है सॉरी। तो कुल मिला के पूरे कैपेसिटर, एक डिस्चार्ज कैपेसिटर, कंप्लीटली अनचार्ज कैपेसिटर के ऊपर हमें क्यू चार्ज स्टोर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। और यही वर्क क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। क्यू इज इक्वल टू CV रिलेशन से अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करते जाए तो यहाँ पे एक रिलेशन आएगा हाफ CV स्क्वायर, फिर तीसरी एनर्जी आएगी कि यहाँ पे हम Q स्क्वायर अपॉन 2 और C की जगह पे Q अपॉन V रख दें, तो ये हो जाएगा हाफ QV। तो इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर, जिसके ऊपर Q चार्ज है और उसकी कैपेसिटी C है और उसको चार्ज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी ऑफ V वोल्ट पोटेंशियल, वो होगा Q स्क्वायर अपॉन 2C, CV स्क्वायर अपॉन 2 या QV अपॉन 2, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फॉर्मूला तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर ये कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मतलब स्मॉल u, वो होगा टोटल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। सिंपल, टोटल एनर्जी कितनी है, CV स्क्वायर अपॉन 2 और वॉल्यूम क्या है, ओवरलैपिंग एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां से अगर हम लोग कुछ सब्सटीट्यूट करना चाहें तो सब्सटीट्यूट कैसे कर सकते हैं, C2AD, V इज इक्वल्स टू ED, मतलब E स्क्वायर D स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, D से D कट गया, E स्क्वायर C अपॉन 2A, ये आ गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, 1 मिनट, हाँ ये D बचा था, अपॉन 2AD। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल u से डिनोट करते हैं, और ये हो गया हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जनरली क्या होता है कि ये प्रूफ नहीं आता है, बट इसका डायमेंशन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड्स में 1 मार्क में पूछा भी जा सकता है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है। तो ये बहुत टिपिकल चीज है कि अगर ये पूछा जाए सिंपल कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का डायमेंशन निकालो, तो आप E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का निकालिए, फिर E स्क्वायर का निकालिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, अरेंज कीजिए। लेकिन अगर हमें ये पता होगा कि ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है,
तो हम सिंपल निकाल सकते हैं कि एनर्जी का होता है ml2t-2 और वॉल्यूम का होता है L3। डायमेंशन टोटल आ जाएगा ml-1t-2। तो इसीलिए हमें फॉर्मूले बेसिकली पता भी होने चाहिए कि क्या फॉर्मूला क्या डिनोट कर रहा है, तो उससे डायमेंशन निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस आज खत्म हो गया। हम लोग के दो बड़े बड़े चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खत्म हो चुके हैं। आप लोग इन चैप्टर्स की नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। कोई सजेशन हो, डाउट ना हो, कोई सजेशन ही हो कि हम अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या चीजें हम लोग वीडियोस में इंक्लूड कर सकते हैं, किस चीज की वीडियो आपको पहले चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और उनको भी बोलिएगा कि ये फर्दर ऑन शेयर करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।